बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पिछले 7 सालों में 6,50,000 सरकारी भर्तियां की गई हैं। 6,50,000 में से 60% एससी ओबीसी को नौकरियां दी गई हैं। एसपी सरकार में 86 एसडीएम की नियुक्ति हुई और 86 में से 56 एक ही जाति के लोग नियुक्त हुए। तो एसपी सरकार के वक्त पर निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ ने। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम आता है, 86 एसडीएम की भर्ती होती है और 86 में से 56 एक जाति विशेष के हो जाते हैं। क्या ये ओबीसी के हितों पर कुठाराघात नहीं था? बहनों और भाइयों, क्यों लोग उसमें मौन हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में हम लोग 7 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है और मैं कहता हूं दावे के साथ, इन भर्तियों में ओबीसी समाज के 7 ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती हुई है। 60% से अधिक भर्ती हुई है। और इसी ओबीसी मोर्चे की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य का बयान, चुनाव पार्टी ही लड़ती है, पार्टी के बल पर चुनाव जीता जाता है। बीजेपी सरकार के तमाम मुख्यमंत्रियों को नहीं पता होता कि वो सीएम बनेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का ये बहुत अहम बयान सामने आया है इसी मीटिंग में। और लखनऊ से पंकज झा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये कहने वाले केशव प्रसाद मौर्य आज अपने बयान के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश करते हुए दिखे? पंकज। समीर, देखिए आज सवेरे तो साथ थे सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और विधानसभा में, लेकिन जहां मैं हूं ओबीसी मोर्चे की बैठक में तो फिर से लग रहा है कि लकीर खींच गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि सरकार चुनाव नहीं लड़ती है, न जीतती है। ये पार्टी है और संगठन है जो चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है। उन्होंने ये भी कहा कि तब सरकार में आते हैं हम, जब सरकार नहीं होती तब भी हम चुनाव जीतते हैं। और कई बार तो उन्होंने कहा, जैसे अभी हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बैठक में दिल्ली में थे और कई बार मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होता कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने वही बात को दोहराया है कि संगठन सरकार से बड़ा है और संगठन ही चुनाव जीतता है। उसी को उन्होंने इस बार दूसरे तरीके से अपनी बात कही है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान में योगी आदित्यनाथ के लिए क्या मैसेज देख रहे हैं आप? देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सवेरे तो लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है, वो विधानमंडल दल की बैठक में भी। लेकिन ये लड़ाई जो है ना, ओबीसी की लड़ाई है। आप अगर याद करिए, अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य ने जो चिट्ठी लिखी थी वो ओबीसी और दलितों के रिजर्वेशन को ही लेकर लिखी थी। तो ओबीसी मोर्चे का मंच मिला और फिर वहाँ से केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी लकीर जो है फिर से एक कदम और आगे बढ़ा दी, जिसे लग रहा था कि वो अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के। और इस गहमा गहमी से पहले राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, जैसे 6 लोगों ने चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु को मारा था, आज भी देश में ऐसा ही चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान शिव बारात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच की है। शिव बारात में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। हिंसा, नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हिंदुस्तान का नेचर अलग है। हिंदुस्तान के नेचर के बारे में अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है, हर धर्म में। माननीय सदस्य, आप जानते हो हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है, जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर। शिव की बारात में कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, बारात में आ सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, अपना सपना देख सकता है। तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। हम चक्रव्यूह तोड़ते हैं, हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। मनरेगा, हरी क्रांति, आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये चक्रव्यूह को तोड़ने के काम हैं। इससे देश में खुशी आती है, डर मिटता है, कॉन्फिडेंस आती है। और राहुल गांधी ने सदन में कहा कि हम जाति जनगणना और एमएसपी गारंटी बिल इस सदन में पास कराएंगे। जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। तो लोकसभा में आम बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ओबीसी की भागीदारी का सवाल उठाया। उन्होंने हलवा सेरेमनी को लेकर भी वित्त मंत्री पर निशाना साधा। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर, देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया, 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। और आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। इस पर राहुल गांधी और ओम बिरला के बीच बहस भी हो गई और फिर सदन में हंगामा होने लगा। के उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं, उसके बारे में टिप्पणी ना करें। वो लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। सर, तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं, कोई और नंबर आपके देना। माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। सर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको अपनी चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर जब आपको अलाउ किया है क्या? उद्योगपति के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये
मंत्री मुझे लिख के गए हैं, उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। और राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है। राहुल गांधी सदन के नियमों को नहीं मानते। पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसे नहीं चलता है, देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है, संविधान से चलता है। ऐसे नहीं होता है। शुरू हो गया संसदीय कार्य मंत्री जी, व्यवस्था तय। मैं सिर्फ जो परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए मैं खड़ा हुआ। उन्होंने बोला मैं यील्ड नहीं किया। और राहुल गांधी के आरोपों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना पर देश को गुमराह करने की कोशिश की। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। और बात दिल्ली की 3 छात्रों की मौत पर। दिल्ली में सियासी घमासान तेज है तो ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। आज बीजेपी ने आप दफ्तर पर प्रदर्शन किया तो एलजी ऑफिस पर आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोला। वहीं राजेंद्र नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हुआ। और इसके अलावा एलजी वीके सक्सेना आज धरना दे रहे छात्रों से मिले और उन्हें दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। और इसी बीच आम आदमी की सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लापरवाही से हुई मौतों का ठीकरा एलजी पर फोड़ दिया। लेकिन बीजेपी पार्षदों ने आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बैठक में मेज पर चढ़कर हंगामा किया और मेयर का इस्तीफा मांगा। और इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया है। कोचिंग हादसा केस में ये नोटिस जारी किया गया है। पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है। और इस मसले को लेकर TV9 भारतवर्ष से बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, दोषी अफसरों को फांसी होनी चाहिए। आईटीओ चौराहे पर ऐसे अफसरों को फांसी दी जाए, ये कहा है सौरभ भारद्वाज ने। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। सर, इस घटना से पहले वहीं एक स्टेट में किशोर जो पोर्टल होता है विमान पोर्टल, उसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के बारे में शिकायत की थी। एक्शन नहीं लिया। देखिए, मैं आपसे कोई गोल-मोल बात नहीं कर रहा हूं। जिस अधिकारी को उस शिकायत पे काम करना था, अगर उस अधिकारी ने उस पर काम नहीं किया, चाहे दिल्ली सरकार का हो, एमसीडी का हो, केंद्र सरकार का हो, आईटीओ के चौराहे पे फांसी पे लटका दो उसको। वो दोषी है, इनकी मौत का दोषी है, उसको लटका दो। आई एम विद। लटकाओ तो सही, करो तो सही, कुछ तो करो। उस मीटिंग में भी मैं अनबरासू से यही कह रहा हूं, यार तुम एक एक्सीएम के ऊपर कार्रवाई करो डिसिल्टिंग को लेके, अगले साल सब डिसिल्टिंग होगी। तुम कार्रवाई नहीं करना चाहते, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो, कुछ तो करो। 2017 में भी हमने पिटीशन कमेटी की थी। पिटीशन कमेटी हमारी 100 नालों में गई थी 2017 में। दिल्ली विधानसभा की पिटीशन कमेटी 2017 में करीब 100 नालों में गई थी।
और वहाँ पे हमने पाया था कि वहाँ पे भी कमियां पाई गई थी, वहाँ की हमने रिपोर्ट दी थी। और एमसीडी से कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा ही एक शिकायतकर्ता किशोर से हमारे सहयोगी समीर अब्बास ने बात की। तो क्या कंप्लेंट में आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बातें दर्ज की थी वो क्या थी? कंप्लेंट में मैंने राव आईएएस के बेसमेंट को लेकर दर्ज करवाई थी कि यहाँ पे जो बेसमेंट संचालित होता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट और कक्षाएं संचालित होती हैं, लाइब्रेरी उसमें है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे संदेह था कि एमसीडी कभी लॉक और 2 जीने के बिना एनओसी नहीं देता है, और उसमें डबल बेसमेंट था और स्मार्ट लॉक लगा हुआ था। तो जो इस दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण रहा है। 3 होनहारों की जान जाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन आपको क्या नजर आता है? कौन है जिम्मेदार? मुझे तो सबसे बड़ा रीजन और जिम्मेदार वहाँ की एमसीडी और सरकार नजर आती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स होते हैं तो उनका जिम्मेदारी रहती है कि हमारी वो देखभाल और रखरखाव करें। ऐसे ही सरकार हमारी एक तरीके से पेरेंट्स है वहाँ पे। और दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। अखिलेश यादव ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग की है। स्पीकर सरकार को कार्रवाई के लिए निर्देश दें, ये अखिलेश यादव ने कहा है। मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले, ये भी कहा गया अखिलेश यादव की ओर से। जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और दिल्ली कोचिंग हादसे पर अखिलेश यादव ने पूछा कि एनओसी देने वालों पर क्या कार्रवाई हुई और एनओसी देने की जिम्मेदारी किसकी है। तो वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी आज दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया, जिनकी मौत कल हुई है, परसों, और मेरा आग्रह इसमें 2 है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद आक्रोश चरम पर है। ओल्ड राजेंद्र नगर में श्रेया, तान्या और नेविन के दोस्त धरने पर बैठे हैं। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोला है। कल मेयर शैली ओबेरॉय के घर के बाहर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया, तो आज दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। वहीं एमसीडी का बुलडोजर आज राजेंद्र नगर पहुंचा और नालों से अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई। संवाददाता रजनीश रंजन की इसी से जुड़ी हुई ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी की दफ्तर के बाहर इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है और जबरदस्त तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त बैरिकेड के ऊपर बैठे हुए हैं और लगातार उनके ऊपर पानी, जो वाटर कैनन है वो छोड़ा जा रहा है। भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जमा हो गए थे। लगातार आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था और बैरिकेड पे चढ़कर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। और इस बीच यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, और सीधी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के ऊपर ये पानी छोड़ा जा रहा है ताकि यहाँ से भीड़ कम हो और ये प्रदर्शन खत्म हो। वीरेंद्र सचदेवा को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब उठा लिया है और उनको वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि वो बैरिकेड के ऊपर ही बैठे रह गए थे जब पानी छोड़ा जा रहा था और लगभग 4-5 मिनट लगातार उनके ऊपर पानी बहुत फोर्स के साथ रिलीज किया गया है और अब उनको यहां से हटा लिया गया है। इधर और तस्वीरें आप दिखाएंगे, कार्यकर्ता जो हैं वो सामने से अब हट गए हैं और जो बहुत बड़ी भीड़ यहां पर अचानक आ गई थी आम आदमी पार्टी के विरोध में
बीजेपी के समर्थन में। अब वो भीड़ भी यहाँ से धीरे धीरे छिटकती हुई नजर आ रही है और अभी भी वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। लगातार ये पिछले कुछ मिनटों से यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। राजेंद्र नगर में जिस तरीके का हादसा हुआ है, बीजेपी इसे सीधे सीधे सरकार की लापरवाही मान रही है। आम आदमी पार्टी, एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों जगह शासन में है और उसकी जिम्मेदारी तय करने की बात की जा रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा है कि कल एक बार फिर राजघाट पर इसी तरह का प्रदर्शन होगा और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो विधायक हैं, पार्षद हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। इस्तीफे की मांग की जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर पिछले साल मुखर्जी नगर में जो आग लगने की घटना हुई थी उससे सबक ये सरकार सीखी होती तो निश्चित तौर पर ये बड़ी लापरवाही से बचा जा सकता था, लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सुरक्षा के ऑडिट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी, इस सरकार ने ऑडिट नहीं कराया। इस तरह के तमाम आरोप जो हैं वो दिल्ली बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। लगातार बहुत तेजी से पानी का बहाव उनके ऊपर आ रहा है, उसके बावजूद कार्यकर्ता यहाँ पर डटे हुए हैं और पुलिस को, सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ से कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए। बीजेपी ने आज दिल्ली की सड़कों पर हल्ला बोल किया और बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने भी ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट देखिए। अब देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और तस्वीर देखकर जूम करके दिखाएं आपको, वहाँ पर हरे कुर्ते में नजर आएंगे वीरेंद्र सचदेवा जो हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो वहाँ बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और वहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ हम देखें तो वाटर कैनन का इस्तेमाल फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो, और आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे की गूंज संसद में भी सुनाई दी। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया। बांसुरी ने दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दफ्तर के पास प्रदर्शन किया है। नेताओं ने एमसीडी कमिश्नर और जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने की मांग की है। राजेंद्र नगर की घटना को लेकर एक तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो एक बार तरफ आपको तस्वीर और दिखाते हैं हम। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है। सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी, आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि जिन अधिकारियों के कारण डिसिल्टिंग नहीं हुई, जिसके कारण फ्लडिंग हुई, बच्चों की मौत हुई, उनको सस्पेंड करो, और अगर उनको सस्पेंड नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आज दिल्ली जान चुकी है कि इस प्रकार की हरकतें अधिकारी क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एलजी साहब का और भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सरकार में आप हो, चाहे दिल्ली में हो या एमसीडी में हो, और आप ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप असहाय हैं तो सरकार में क्यों इस्तीफा दे दो? यही भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है। आज दिल्ली के सामने जग जाहिर हो गया कि अधिकारियों को इस प्रकार का सह आपने इसलिए दिया, सर्विसेज डिपार्टमेंट आपने हमसे इसीलिए छीना कि अधिकारियों को कंट्रोल करके आप दिल्ली में नरक बनाने का प्रयत्न करोगे। आज दिल्ली जान चुकी है कि भाजपा ही इसका मास्टरमाइंड है।
जिसके कारण बच्चों की मौत हुई। और कोचिंग हादसे पर एमसीडी सदन में हंगामा। दिल्ली एमसीडी में पार्षदों का हंगामा देखने को मिला। मेयर और डिप्टी मेयर की बेंच पर चढ़ गए पार्षद, बेंच और मंच पर पार्षद चढ़ गए। तो जबरदस्त हंगामा हुआ है एमसीडी भवन में। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर की बेंच पर पार्षद जाकर चढ़ गए, तख्तियां लेकर चढ़ गए और जबरदस्त हंगामा हुआ एमसीडी सदन में। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बाढ़ बारिश से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार अब दिल्ली से सबक लेकर जरूरी कदम उठा रही है। देखिए पूरी खबर। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को बाढ़ और बारिश के सीजन में एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, एसपी और अन्य संबंधित अफसरों को जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया है। तो मध्य प्रदेश में एसडीईआरएफ और एनडीआरएफ टीमों के बीच तालमेल का एक्शन प्लान भी बनाया गया है। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है, उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए। इससे पहले सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के बाढ़ कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। सीएम ने बाढ़ बारिश के लिए चलाए गए राहत अभियान की समीक्षा की। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के विकास को केंद्र सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने बंगाल बीजेपी के सांसदों के साथ लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा भी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज बंगाल बीजेपी के सांसदों की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पश्चिम बंगाल से आने वाले बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। संसद भवन में हुई इस मुलाकात का एजेंडा भी जान लीजिए। इस मुलाकात में विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल की जरूरत पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने बीजेपी को स्वीकार कर लिया है, ये एक हकीकत है। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है और वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी बंगाल की सत्ता में आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की सीटें आई हैं वो बंगाल के लोगों का सही मत नहीं है। जाहिर है इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें 18 से घटकर 12 रह गईं। यही वजह है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा भी हुई और बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों को ये विश्वास कराना जरूरी है कि बीजेपी ही उनका विकास कर सकती है और केंद्र सरकार के लिए भी पश्चिम बंगाल का विकास प्राथमिकता है। और आज की एक और बड़ी खबर, गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। देखिए पूरी खबर। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को राहत मिल गई है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट की ओर से सुनवाई गई 4 साल की सजा को निलंबित कर दिया। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सजा रद्द होने से अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट के आज के फैसले से उनकी संसद की सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यूपी सरकार और विधायक कृष्णानंद राय के बेटे की तरफ से की गई सजा बढ़ाने की अपील को भी खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में 29 अप्रैल 2023 को अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी और 1 लाख का जुर्माना भी लगाया था। एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर के फैसले के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था, जिसे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और अब उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और बरेली में बच्चों के धर्म परिवर्तन का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में पादरी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के बुलाने पर एक शख्स आया, जिसके बाद पुलिस इस घर के अंदर दाखिल हुई और पुलिस ने साक्ष्य के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग को जारी रखा। पुलिस को खबर मिली कि कुछ लोगों को यहाँ धर्म परिवर्तन के लिए बुलाया गया। हकीकत देख पुलिस हैरान रह गई। घर के अंदर कई महिला, लड़कियां और मासूम बच्चे नजर आए। इनके हाथों में धर्म परिवर्तन को लेकर धर्म ग्रंथ की प्रतियां और कुछ दूसरा सामान भी मिला। मामला बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र का है,
जहां परवाना नगर और मुंशी नगर में रहने वाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। खबर है कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था वो बेहद ही गरीब तबके से हैं, जिन्हें पैसों का प्रलोभन भी दिया गया। बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे पादरी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, यूपी सरकार ने प्रदेश में 27 नवंबर 2020 से गैर तरीके से धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया है। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 15,000 से 50,000 तक का जुर्माने का प्रावधान भी है। सामाजिक कार्यकर्ता गुलशन बहादुर की शिकायत पर पुलिस को ये कामयाबी मिली। बिहार के समस्तीपुर में एक रेल हादसा टल गया। दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति आज 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन का ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा। पटरी पर 2 भागों में ट्रेन बटी है। ट्रेन की यह हालत देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। बताया जाता है कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के दरभंगा से नई दिल्ली जा रही थी। तभी ये ट्रेन समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेल खंड के पूसा स्टेशन के पास 2 हिस्सों में बट गई। ट्रेन के 2 हिस्सों में बटने की खबर के बाद सोनपुर मंडल के अधिकारी पहुंचे। सोनपुर रेल मंडल के अधिकारियों के मुताबिक इंजन और डिब्बों को जोड़ने वाला कपलिंग टूटने से यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ ट्रेन की रफ्तार कम थी, जिसकी वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रेन चालक को पता ही नहीं चला कि कोच ट्रेन से अलग होकर पीछे छूट गए हैं। जब ट्रेन कुछ आगे निकल गई तब उन्हें घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रेन अलग होने के बाद कुछ ही दूरी पर खड़ी है। अधिकारियों ने ट्रेन के इंजन से बोगियों को जोड़ा, जिसके बाद ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हो गई। और नवी मुंबई के यशस्वी शिंदे मर्डर केस में पहली बार आरोपी दाऊद शेख की तस्वीर सामने आई है। दाऊद शेख की तस्वीर सामने आने के बाद TV9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लग गई है। ये तस्वीर है दाऊद की, जिस पर नवी मुंबई के उरण यशश्री शिंदे के मर्डर का आरोप है। इस मोस्ट वांटेड का चेहरा पहली बार सामने आया है। पुलिस सूत्रों की माने तो यशश्री ने 2019 में जो FIR दर्ज करवाई थी उसमें दाऊद पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। उस समय मंदिर जाते वक्त उसके पिता भी मौजूद थे। पिता ने फटकार भी लगाई थी। बताया जाता है कि दाऊद ने बर्बरता की हदें पार कर दी। इस चेहरे के पीछे यशश्री के निर्मम और बर्बरता के पीछे की खौफनाक कहानी है। यशश्री केस में दोनों FIR कॉपी TV9 के पास है, जिससे जाहिर है कि बदले की आग 5 साल से जल रही थी। वारदात के दिन 25 जुलाई को यशश्री घर से 10:30 बजे अपनी सहेली के पास जाने को कहकर घर से निकली थी। उसने अपने ऑफिस से उस दिन छुट्टी भी ली थी, लेकिन बाद में उसका शव 2 दिन बाद एक रेलवे स्टेशन के करीब इन झाड़ियों से बरामद किया गया। यशश्री के शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। फिलहाल यशश्री की हत्या का मोस्ट वांटेड दाऊद फरार है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक अलग अलग जिले की पुलिस उसे तलाश रही है, लेकिन उसका सुराग हाथ नहीं मिला है। उसके कर्नाटक भाग जाने की खबर के बीच 2 टीम कर्नाटक भेजी गई हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया है। करीब 20 मिनट तक कई महिला और बच्चों की जान लिफ्ट में अटकी रही। लिफ्ट के अंदर बच्चे हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड और सोसाइटी के कई लोग हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि लिफ्ट के दरवाजे को कुछ लोगों ने पकड़ रखा है ताकि वो बंद न हो जाए। लिफ्ट में करीब आधा दर्जन लोग हैं, जिनमें कई स्कूली बच्चे भी थे। उन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर दहशत साफ साफ देखी जा सकती है। लिफ्ट नीचे नहीं जानी चाहिए, वो पकड़ो, डोर को क्लोज मत होने देना। लिफ्ट के फंसने की एक घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट की है, जहां गौर सिटी के 14th एवेन्यू में लिफ्ट रुक गई। सुबह के वक्त कुछ महिलाएं और बच्चे स्कूल जा रहे थे, तभी एम टावर के 3रे फ्लोर पर लिफ्ट अटक गई। लिफ्ट फंसने की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। जल्दी जल्दी, अरे इसको मत लाओ ना। मदद के लिए टेक्नीशियन को बुलाया गया। इस बीच कुछ लोगों ने हाथ से ही लिफ्ट को खोलने की कोशिश की ताकि लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। लोगों को इसमें कामयाबी मिली। लोगों की शिकायत है कि लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ये घटना हुई। इस दौरान करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहने से महिलाएं और बच्चों की हालत खराब हो गई। और अब बात बारिश से मचे हाहाकार की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी एक बार फिर रौद्र रूप दिखा रही है और इस साल दूसरी बार नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। बुरहानपुर में ताप्ती नदी फिर रौद्र रूप दिखा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ताप्ती नदी का पानी घाटों से नीचे उतर गया था, लेकिन एक बार फिर ये काफी ऊपर आ गया है। देख सकते हैं कि दोनों मंदिर के शिखर के आसपास तक पानी पहुंच गया है। मंदिर लगभग आधा डूब गया है। ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ताप्ती खतरे के निशान को छू रही है। दूसरी बार ताप्ती का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट हो गया है। घाटों के आसपास पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
24 घंटे के दौरान बुरहानपुर, नागदा, तराना समेत कई जगहों पर औसत 41.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ताप्ती घाटों पर एनडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद रविवार को पारसडोह डैम के 6 में से 2 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी में पानी और बढ़ गया है। नदी के आसपास के इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। प्रशासन ने बाढ़ के समय नदी से लकड़ी निकालने वालों को भी अलर्ट किया है।